1857 के विद्रोह के कारण और उसका प्रारंभ किस तरह से प्रारंभ हुआ ये आपने देखा। आपने देखा कि 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह का प्रारंभ किया 10 मई 1857 को और दिल्ली की ओर बढ़ चले। 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, अंग्रेजों को पराजित किया और 12 मई को ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर विद्रोह का एक नेता मिल गया। दिल्ली पर अधिकार होते ही ये बात पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैली और जो लोग भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे वो सैनिकों के साथ मिल गए। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप जहां भी भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की छावनियां थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए और स्थानीय लोग जो अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, जैसे किसान, दस्तकार, मजदूर, छोटे जमींदार, कुछ राजा छोटे छोटे, वो सैनिकों से मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। दिल्ली, सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया, विद्रोह का नेता बनाया गया। लेकिन बहादुर शाह 12 मई को सम्राट घोषित किया गया, लेकिन बहादुर शाह एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, वो लड़ नहीं सकता था, इसलिए सैनिकों का सेनापति एक दूसरे व्यक्ति को बनाया गया। तो सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए बख्त खां को दिल्ली विद्रोह का नेता बनाया गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। दिल्ली विद्रोह को दबाने के क्रम में वहां पे जो अंग्रेज रेजिडेंट था, अंग्रेज जब किसी भारतीय राज्य का विलय कर लेते थे तो वहां पे अपना एक अंग्रेज रेजिडेंट रखते थे, जिसे हम चीफ कमिश्नर भी कहते थे, है ना। तो उस भारतीय राज्य के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाता था जो नजर रखे। तो दिल्ली में जो अंग्रेज रेजिडेंट था उसका नाम था जॉन निकलसन। तो दिल्ली विद्रोह को इन्होंने दबाने का प्रयास किया जॉन निकलसन ने, लेकिन मारे गए। जॉन निकलसन के बाद अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व हडसन ने किया। ठीक है, निकलसन मारे गए, उसके बाद अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व हडसन ने किया। हडसन ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने में सफलता पाई। अब बहादुर शाह की खोज शुरू हुई कि बहादुर शाह कहाँ हैं। तो बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में पाए गए, छुपे हुए थे, हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। वहीं पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई और इन्हें रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। इनकी हत्या नहीं की गई क्योंकि भारत के सम्राट थे। इनकी हत्या कर देने से भारतीय जनता में गलत संदेश जाता और उस पर दोबारा काबू करना मुश्किल हो जाता, इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए इन्हें रंगून भेज दिया गया, है ना। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की अज्ञातवास में मृत्यु हो गई। मिर्जा गालिब जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था, विद्रोह छिड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय मशहूर शायर उस जमाने के थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में ही थे। उसके ऊपर इन्होंने लिखा है मिर्जा गालिब ने कि मेरे आंखों के सामने केवल खून का रक्त का समुद्र है। इतना घोर रक्तपात मचा हुआ था अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के मध्य। दिल्ली के बाद प्रमुख केंद्र लखनऊ था। दिल्ली यहाँ पे हमने लिख दिया, वो बात दूसरी है, लेकिन दिल्ली को हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था। तो दिल्ली के बाद विद्रोह का जो प्रसार हुआ वो लखनऊ में हुआ। लखनऊ में क्या हुआ था, 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर, लखनऊ अवध की राजधानी थी, अवध, तो जिस तरह से डलहौजी ने अन्यायपूर्ण तरीके से कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था, तो उससे, और वहां के उसमें नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, है ना। तो उन्हीं की रानी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 4 जून को अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी वाजिद अली शाह का पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर, पहले तो अपने पुत्र को, अल्पवयस्क पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लखनऊ में जो अंग्रेजों की जो रेजिडेंसी थी उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। बेगम हजरत महल ने काफी वीरतापूर्ण इन्होंने लड़ाई की थी। स्वयं युद्ध के मैदान में हाथी पे चढ़कर सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में हाथी पे चढ़कर सैनिकों का नेतृत्व किया, रेजिडेंसी पर हमला किया और अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने में सफलता पाई। लखनऊ पर किसने अधिकार किया दोबारा, अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल ने। दिल्ली पर किसने अधिकार किया, हडसन ने। लखनऊ पर कैंपबेल ने दोबारा अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल पराजित हुई और इसके बाद वे नेपाल भाग गई। भारत में शरण नहीं मिल सकती थी कहीं, इसलिए इन्हें नेपाल जाना पड़ा। वहीं पर इनकी, बेगम हजरत महल की मृत्यु होती है नेपाल में। कानपुर की बारी आती है। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय
बाजीराव द्वितीय को उनकी पेशवाई छीनकर कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया था। आपने इसके पहले देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में मराठा युद्ध जब हुआ था तो द्वितीय पेशवा को अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया था जो गंगा नदी के किनारे है। बाद में डलहौजी के कार्यकाल में नाना साहब यानी जो उनके पुत्र जो नाना साहब थे, दत्तक पुत्र, वास्तविक पुत्र नहीं थे, तो डलहौजी के कार्यकाल में दत्तक पुत्रों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद कर दी गई थी। पहले तो डलहौजी ने क्या किया कि गोद लेने की प्रथा पर निषेध लगा दिया और जितने भी दत्तक पुत्र थे उनको मान्यता नहीं दी गई डलहौजी के काल में कि दत्तक पुत्र वास्तविक राजकुमार नहीं माना जाएगा और न ही वो राजा बनाया जाएगा। तो ऐसे सभी राज्यों को गोद लेने की प्रथा पर निषेध लगाकर डलहौजी ने ऐसे सभी राज्यों को हड़प लिया। बाद में उसने दत्तक पुत्रों की पेंशन भी छीन ली, है ना, पेंशन भी छीन ली। तो इससे ये नाराज थे नाना साहब। इनका वास्तविक नाम क्या था? धोदू पंत। वास्तविक नाम धोदू पंत था। तो नाना साहब ने क्या किया कि स्वयं को पेशवा घोषित किया। देखा कि भारतीय सैनिक चौतरफा अंग्रेजों पर आक्रमण कर रहे हैं तो इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित किया और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया। 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। ठीक है, 4 जून को लखनऊ विद्रोह हुआ था, 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। कानपुर में एक ऐसी घटना हुई जो विद्रोहियों पर एक धब्बा मानी जाती है। क्योंकि ये सुनियोजित कोई आंदोलन तो था नहीं, जैसे जहां अंग्रेज मिलते थे वहीं मारकाट मचा देता था। कोई सुनियोजित अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन तो था नहीं। विद्रोही एक भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। अंग्रेजों से जुड़े हुए जो भी इमारतें, जो भी व्यक्ति, उनके बच्चे, स्त्रियां जो भी मिलते थे उन पर हमला कर देते थे। उनको उस समय यही समझ में आता था, क्योंकि उस समय उनको सच पाता है पूछा जाए तो उनको विद्रोहियों को अपना दुश्मन भी ढंग से नहीं पता था। विद्रोह के दौरान ऐसी भी घटनाएं होती थी कि देखते थे कि ये जो जमींदार है भारतीय, ये हमसे लगान वसूलता है, तो जमींदारों पर भी आक्रमण कर देते थे, उसका घर जला डालते थे, है ना। इस दौरान जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे, हम जब विद्रोह की असफलता के कारण बताएंगे तो हम बताएंगे कि विद्रोह असफल क्यों रहा। विद्रोह असफल इसी रहा कि क्योंकि भारतीयों को उसमें अपना दुश्मन भी नहीं पता था। महाजन के घर पे आक्रमण कर देते थे और उसकी तिजोरी का ताला तोड़कर वो कागज ढूंढते थे जिस पर कर्ज का लेखा जोखा है। जो किसान कर्ज में डूबे होते थे और महाजन से ऋण लिए होते थे, उनका लक्ष्य महाजन थे, वो महाजनों पर ही आक्रमण कर देते थे कि इसी में चलो उसका कागज जला दिया जाए ताकि वो रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो जाए कि हमने उससे कर्ज लिया है। तो जमींदारों पर आक्रमण कर देता था, कोई महाजनों पर आक्रमण कर देता था, कुछ लोग इसी दौरान धनी लोगों के घर पे आक्रमण करके लूटपाट मचा देते थे। वास्तव में विद्रोह का जो स्वरूप था, इस पर भी चर्चा करेंगे, विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो इसका स्वरूप प्रगतिशील नहीं था, मध्यकालीन सोच पर आधारित विद्रोह था ये। तो इसी तरह कानपुर में एक ऐसी घटना हुई जो कि विद्रोहियों पर एक धब्बा मानी जाती है। हुआ ये कि अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई थी। विद्रोहियों ने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को पकड़ा और उनकी हत्या कर दी। कैंपबेल ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया था। अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने ही कानपुर पर ही दोबारा अधिकार किया, है ना, लखनऊ के बाद कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब पराजित हुए और ये भी नेपाल चले गए। हजरत महल भी नेपाल चली गई थी और नाना साहब भी नेपाल चले गए। यही सब फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा में बाबर जीएस में पूछे जाते हैं। कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने की, यानी उनका मुख्य सेनापति कौन था नाना साहब का, उनकी तरफ से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, है ना। कानपुर में नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। झांसी की बारी आती है। झांसी का राज्य, वहां पे गंगाधर राव की विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव इनके पति थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई इनकी विधवा थी। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक पुत्र नहीं था, इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। तो डलहौजी की गोद लेने की प्रथा का जो निषेध कर दिया गया था, उस आधार पर इनके दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी नहीं मिल पाई थी। झांसी की गद्दी उसकी इनके दत्तक पुत्र से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में उसे झांसी को मिला लिया गया था। तो दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी न दी जाने से अंग्रेजों से नाराज थी। इन्होंने देखा कि सैनिक चौतरफा अंग्रेजों पर आक्रमण कर रहे हैं, यही सही मौका है अंग्रेजों पर हमला करने का। इन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, है ना। सर ह्यू रोज ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया, है ना। तो रानी वहां पे ह्यू रोज से पराजित हुई, कालपी गई, झांसी से कालपी गई।
हीरोज इनका पीछा करता हुआ कालपी पहुंचा। हीरोज ने कालपी में भी इन्हें पराजित किया। उसके बाद रानी ग्वालियर पहुंची। हीरोज ने इन्हें ग्वालियर में हीरोज से, यानी यहाँ अंग्रेज सेनापति हीरोज था, इनके पीछे पीछे झांसी से कालपी पहुंचा। फिर जब रानी ग्वालियर गई तो हीरोज ग्वालियर पहुंचा। तो हीरोज और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मध्य अंतिम मुठभेड़ ग्वालियर में होता है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और वीर गति को प्राप्त हुई, वहां लड़ते हुए मारी गई। ग्वालियर में तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे, यही तात्या टोपे है ना। बाद में जब नाना साहब चले गए थे नेपाल तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था और इनकी तरफ से लड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ। कहां पर? ग्वालियर में। जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए मैदान में मारी गई थी तो सर ह्यूरोज ने एक उक्ति कही थी जो कि काफी प्रसिद्ध है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द थी, है ना। ये बात किसने कही? सर ह्यूरोज ने, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने स्त्री होते हुए बहुत बहादुरी से लड़ा था और सर ह्यूरोज को कई बार छकाया। दिल्ली की बात पहले ही हो चुकी है। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया, है ना। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? जगदीशपुर की कुंवर सिंह, है ना। वास्तव में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला सबसे बूढ़ा नेता कौन सा था? वृद्ध, सबसे वृद्ध कुंवर सिंह थे। हाड़ मास से तो वृद्ध थे लेकिन बाजुओं में इनके बहुत ताकत थी। 1857 के विद्रोह में यही एकमात्र नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। एक बार दो बार नहीं, 8 से 10 बार अलग अलग जगहों पे इन्होंने पराजित किया था। इनके बाह में एक गोली लगी थी। जब कुंवर सिंह के बाह में अचानक अंग्रेजों ने गोली मारी, बाह में गोली लगी तो इन्होंने अपना हाथ काट कर तलवार से, वहां पे गंगा नदी के पुल पर थे शायद उस समय, किसी गंगा नदी के पुल पर थे, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर रखा था, गोली लगी तो अपना हाथ काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। इलाहाबाद में विद्रोह का प्रमुख नेता लियाकत अली था, है ना। लियाकत अली था। इलाहाबाद और बनारस दोनों जगहों पर जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर बनारस का नाम नहीं लिखा है, इलाहाबाद और बनारस के विद्रोह को जनरल नील ने दबाया था, ठीक है। जनरल नील। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया था। इसी तरह फैजाबाद दरअसल लखनऊ के पास ही है और अवध राज्य के अंतर्गत ही आता था उस समय। फैजाबाद जो है अवध राज्य के अंतर्गत ही आता था और लखनऊ के पास ही है फैजाबाद। तो जब वहां पे वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाए जाने पर और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने पर जो असंतोष फैला था अवध राज्य में, वहां पर बहुत से लोग उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रहे थे अपने अपने तरीके से, असंतोष को बढ़ाकर। तो फैजाबाद में एक मुस्लिम धर्मगुरु थे मौलवी अहमदुल्लाह, इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का नारा दिया, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति ने जिहाद का नारा दिया था? इन्होंने। मतलब अंग्रेजों से जो लड़ाई हो वो जिहाद के आधार पे हो। हालांकि ये सब ठीक नहीं था जिहाद का नारा देना उस समय। तो वैसे तो जो हो रहा था कुछ भी ठीक नहीं था, न उसकी कोई दिशा थी न कोई योजना थी, बस होता चला गया। तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया था विद्रोह में। बरेली, जैसे उत्तर प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र रुहेलखंड कहलाता है। तो बरेली उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो कि उत्तराखंड से लगता है उत्तर प्रदेश का हिस्सा। तो रुहेलखंड क्षेत्र में विद्रोह के यही एकमात्र नेता थे। बरेली में खान बहादुर खान, यहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण रुहेलखंड में एकमात्र नेता यही थे। विद्रोह कुछ ही दिनों तक चला। अंग्रेजों ने शीघ्र ही विद्रोह के सभी केंद्रों पर अधिकार कर लिया। विद्रोह क्यों असफल रहा? विद्रोही क्यों पराजित हो गए? इसका उत्तर विद्रोह की असफलता के कारणों में मिलेगा। विद्रोह एक साल भी ढंग से नहीं चल सका, यानी ये ऐसा आंदोलन था कि एक साल भी ढंग से नहीं चल सका। जबकि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने अंग्रेजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी ने 1917 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों को परेशान किया। तो हिंसक आंदोलन कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ सफल नहीं हो सकता था। गांधी जी इस बात को समझते थे। सत्याग्रह की रणनीति का प्रयोग उन्होंने बखूबी दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसी सत्याग्रह की रणनीति को उन्होंने भारत में अपनाया, सबसे पहले चंपारण में, इसलिए सफलता मिली। उन्होंने देखा कि इससे सफलता मिल रही है तो आगे आजमाएं। चंपारण के बाद उन्होंने अहमदाबाद में आजमाया, फिर खेड़ा में आजमाया, फिर असहयोग में आजमाया, फिर सविनय अवज्ञा में आजमाया, फिर भारत छोड़ो में आजमाया और संपूर्ण भारतीय जनता को उन्होंने सिखाया कि किस तरह से अहिंसक आंदोलन करके हम अंग्रेजों को थका सकते हैं। तो ये एक हिंसक आंदोलन था जिसकी कोई दिशा नहीं थी, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में इसके स्वरूप अलग अलग थे, है ना।
इसलिए पराजित होना तय था, विद्रोह असफल होना तय था पहले से, क्योंकि मध्यकालीन आदर्शों पर आधारित था। विद्रोह की असफलता के कारणों पर जब हम गौर करेंगे तो विस्तृत चर्चा होगी, मजा आएगा उसमें। ठीक है, नमस्कार।